अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्री फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में जो हमारे इस कोर्स के अंदर चैप्टर में जो टेक्निक्स जो एक्सप्लेन की गई हैं वो सेपरेटिंग टेक्निक्स हैं। आज भी दो हम सेपरेटिंग टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है, इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा इस लेक्चर में। फर्स्ट टेक्निक है सब्लिमेशन और दूसरी है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शंस। लैब्स के अंदर परफॉर्म की जाने वाली ये दो अहम टेक्निक्स हैं जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सब्लिमेशन को देखते हैं, इसे डिफ़ाइन करते हैं। व्हाट इज़ सब्लिमेशन? दैट इज़ टेक्निक एक सेपरेटिंग टेक्निक है, एक प्योरीफिकेशन टेक्निक है। दोनों आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सब्लिमेशन इज़ सेपरेटिंग टेक्निक एज वेल एज प्योरीफिकेशन टेक्निक। और इसमें टेक्निक में क्या किया जा रहा है, इन दिस प्रोसेस सॉलिड को हीट किया जाएगा और हीट करने से सॉलिड इज़ डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर्स कि गैशियस सॉलिड फेज से डायरेक्ट गैशियस फेज में कन्वर्ट होना डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में मेल्ट हुए बगैर सॉलिड का डायरेक्ट वेपर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और उसकी बाकी की आदि वेपर्स देन कंडेंस्ड, दोबारा से कंडेंस किए जाएं टू फॉर्म अ सॉलिड अगेन, दोबारा से उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो ये एक रिवर्सिबल चीज़ हो जाएगी कि सॉलिड का वेपर्स में बदलना और वेपर्स का अगेन जो है वो सॉलिड में आना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशंस। ये होल एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस के ज़रिए से हम लोग किसी भी एक इम्प्योर सॉलिड को, एक मिक्सचर्स को, उसमें से हम लोग जो सब्सटेंस है उसको प्योरीफाई कर सकते हैं। ठीक होगी बात। यहाँ पे एक इसका यूज़ किया लिखा गया है, सब्लिमेशन इज़ मोर एक्सटेंसिवली यूज फॉर सेपरेशन वोलाटाइल कंपोनेंट्स फ्रॉम नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट्स। कि वोलाटाइल कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया जाता है फ्रॉम नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट्स में से बाय द सिंपल सेपरेटिंग सब्लिमेशन टेक्निक्स के ज़रिए से। तो दैट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस फ्रिक्वेंटली यूज टू प्योरीफाई द सॉलिड। अब कौन से कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनको हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस के ज़रिए से सेपरेट कर सकते हैं? इट्स फर्स्ट वन इज़ अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेफ्थलीन एंड बेंजोइक एसिड, जो हमारी बुक में लिखे हुए हैं। इसके अलावा और भी एरोमेटिक कंपाउंड्स काफ़ी सारे हैं जिसको हम लोग सब्लिमेशन टेक्निक्स के ज़रिए से सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन बुक में हमारे 4 मेंशन किए हुए हैं। और इससे रिलेटेड जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर में आया हुआ है कि डिफाइन सब्लिमेशन एंड गिव द नेम ऑफ 4 कंपाउंड्स विच आर सेपरेटेड और विच आर प्योरीफाइड बाय सब्लिमेशन। सो उस लिहाज से फिर हम लोग ये डिफ़ाइन करेंगे ये वाली पॉइंट्स और फिर 4 ये कंपाउंड्स के नाम लिख देंगे, तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लिहाजा सॉलिड का डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होना ये सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाता है, और उन्हीं वेपर्स का दोबारा से सॉलिड में आना इसको डेपोजिशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे कॉमनली हम ये देखते हैं कि किसी भी सॉलिड को जब आप मेल्ट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो वो एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। उसी तरह इसी लिक्विड को अगर आप लोग जो है सॉलिड में कन्वर्ट करें तो उस प्रोसेस को हम लोग नॉर्मली कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीज़ कर देना। इसी तरह लिक्विड को वेपर्स में बदलना वो स्टेज कहलाती है इवेपोरेशन, वेपराइजेशन बोलते हैं हम उसे। और इसी तरह अगर जो है उन्हीं वेपर्स को दोबारा से लिक्विड में बदलते हैं। नेक्स्ट इसका हम प्रोसेस जो है उसको डिस्कस करते हैं, प्रोसीजर। लैब के अंदर परफॉर्म करने के लिए हमें एक चाइना डिश चाहिए। चाइना डिश के अंदर हम लोग फॉर एग्जांपल ऊपर वाले अमोनियम क्लोराइड साल्ट एक ले लेते हैं जो कि एक इम्प्योर फॉर्म के अंदर है। उसके बाद इसके ऊपर इन्वर्टेड फनल जो है वो रख देंगे हम लोग। इन्वर्टेड फनल इल फिल्ड विद कोल्ड वाटर, एक बर्फ़ वाले पानी से डिप की हुई जो कॉटन या रुई होगी वो हम लोग इसकी स्टेम के गिर्द जो है वो फिल यानी चिपका देंगे ताकि स्टेम के अंदर कूलिंग जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे प्रोवाइड हो सके। और इसको दोबारा से फिर बर्नर के ज़रिए से हम लोग इसे हीट करना शुरू करेंगे। जो ही टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे वेपर्स बनना शुरू होंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है
कि अमोनियम वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड्स जो इम्प्योरिटीज़ हैं, इसके अलावा कोई अगर NaCl या जो है पोटाशियम क्लोराइड या अदर कोई साल्ट इसके अंदर कोई मिक्स थे एज ए इम्प्योरिटी, वो तो वेपर्स में नहीं कन्वर्ट होंगे, क्योंकि उनको जो अमोनियम क्लोराइड है उसके वेपर्स बनेंगे, वो ऊपर की तरफ जो है वो फ्लो करेंगे वेपर्स ऊपर, क्योंकि यहाँ पे स्टेम के अंदर कूलिंग एनवायरनमेंट है, ठंडक होने की वजह से वो वेपर्स अगेन दैट विल बी कन्वर्ट इनटू डायरेक्ट सॉलिड। तो सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट वेपर्स में, और इधर कूलिंग मीडियम होने की वजह से यहाँ पे वो अमोनियम क्लोराइड के जो वेपर्स होंगे दोबारा इस स्टेम के साथ कूलिंग मीडियम के साथ चिपकते जाएंगे। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, एंड पे फनल को उठा के थोड़ा सा झटकेंगे, तो जिसकी वजह से वो सारे जो क्रिस्टल साथ चिपके होंगे अमोनियम क्लोराइड के प्योरीफाइड फॉर्म में सेपरेट कर लिए जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है फॉर सब्लिमेशन के लिए। यहाँ पे बताया गया है, हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं कि वो सॉलिड का डायरेक्ट गैस के अंदर बदलना वो सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाता है। इसी तरह जो हम लोग गैस के जो मालिक्यूल जो वेपर्स होते हैं ऊपर कूलिंग मीडियम में दोबारा से सॉलिड में बदलते हैं प्योरीफाइड होके, तो उसको आप क्या बोलते हैं, डेपोजिशन प्रोसेस बोलते हैं। तो एक दूसरे के इन्वर्स हैं। सब्लिमेशन का इन्वर्स है डेपोजिशन, जैसे कि वेपराइजेशन का जो कंपोजिट होता है अपोजिट है वो कंडेंसेशन है, इसी तरह सब्लिमेशन का कंपोजिट डेपोजिशन है। तो ये टेक्निक के बाद हम दूसरा टेक्निक हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये भी एक सेपरेटिंग टेक्निक है, लेकिन प्योरीफिकेशन के हवाले से नहीं हम कह सकते, लेकिन ये सेपरेशन टेक्निक, इस टेक्निक में क्या चीज़ है, किस बुनियाद पर, किस प्रिंसिपल पर ये टेक्निक काम कर रही है। सल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्राम सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल कोई आयोडीन है या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने तैयार किया है, बेंजोइक एसिड आपने लैब में तैयार किया है, तो उसको उस सल्यूट को सोल्यूशन में से सेपरेट करना है, प्योरीफाइड करना है। सो कैसे किया जाएगा, बाय शेकिंग द सोल्यूशन। उसी सोल्यूशन को आप शेक करेंगे, किसके साथ, विद अ सॉल्वेंट, एक नया सॉल्वेंट, एक न्यू सॉल्वेंट के साथ, इन विच सल्यूट इज़ मोर सॉल्युबल, जिसके अंदर सल्यूट ज़्यादा सॉल्युबल, एफिशिएंटली और मोर जो है वो फेवरेबल वे में वो सॉल्युबल हो, उस सॉल्वेंट को अंदर ऐड करेंगे। और जब ऐड करेंगे देन एडिड सॉल्वेंट डज नॉट मिक्स विद द सॉल्यूशंस। भाई ऐसा सॉल्वेंट दूसरा होना चाहिए कि जो पहले वाले सॉल्यूशन में डिज़ोल्व ना हो, और ऐसा पॉसिबल उसी सूरत में है कि जब सल्यूट आपका एक्वस फॉर्म के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो, वाटर के अंदर डिज़ोल्व है, अब हमने उसमें से सल्यूट वाटर में से सेपरेट करना है, तो हम लोग ऐसा सॉल्वेंट अंदर डालेंगे जो कि वाटर को डिज़ोल्व ना करे। तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मोस्टली यूज़ करेंगे, उसके अंदर आप ईथर यूज़ कर लें, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो ऑर्गेनिक कॉमन सॉल्वेंट्स हैं, उसको आप वाटर में डालेंगे तो वो एक दूसरे में हल नहीं होंगे। तो लिहाजा इट्स वेरी एफिशिएंट टेक्निक कि किसी भी एक तैयार प्रोडक्ट को एक्वस फॉर्म में से सेपरेट करने के लिए हम लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक अप्लाई करते हैं, जिससे हम लोग जो है वो एक कंपाउंड को अपने एक सल्यूट को सेपरेट कर लेते हैं सोल्यूशन में से, ठीक है, बाय एडिंग। लिहाजा दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब ये प्रोसेस किस में किया जाता है, मोस्ट कॉमनली इट इज़ डन इनटू अ सेपरेटिंग फनल, ठीक है जी। सोल्यूशन जिसमें आपका सल्यूट है और सेकंड लिक्विड जो आपने अंदर डालना है, उन दोनों को मिक्स करेंगे, प्लेस करेंगे किसमें, सेपरेटिंग फनल में। सेपरेटिंग फनल इज जस्ट लाइक दिस वन, एक कोन शेप में है, इट हैव ओपनिंग और यहाँ पे क्लोजिंग भी है कि ओरिफिस है जहाँ से ओपन भी किया जा सकता है, क्लोज किया जा सकता है, ठीक है जी। तो दैट इज़ कॉल्ड सेपरेटिंग फनल फॉर डूइंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है। यहाँ फिर ये क्वेश्चन यूँ ही पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ क्या है, या यूँ पूछ लिया जाए कि प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है, तो उस सूरत में हम लोग इसकी स्टेटमेंट को लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज बेस्ड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट द सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स, one is organic layer, second one is inorganic layer या aqueous layer। टू immiscible liquids में solute अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा with constant ratio, constant मिकदार में concentration के साथ, irrespective the amount of solute is added। जितना मर्जी solute आप ऐड कर लें, लेकिन दोनों layers के अंदर जो solute डिस्ट्रीब्यूट होगा वो constant ratio के साथ होगा,
ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज एडेड। तो ये हम इस लॉ की यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे। नीचे उसने कहा कि जी कांस्टेंट रेशो से, कंसंट्रेशन की कांस्टेंट रेशो से अपने आप को दो लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एक ऑर्गेनिक लेयर, एक एक्वस लेयर। तो लिहाजा द रेशो ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इज कांस्टेंट। सो उस कांस्टेंट को क्या कहा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट कहते हैं, या इस डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के से रिप्रेजेंट करेंगे, और दैट विल बी इक्वल टू रेशो ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गेनिक लेयर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बटा है रेशो है, डिवाइडेड बाय सोल्यूट कंसंट्रेशन इन द एक्वस लेयर। सो ये हमेशा कांस्टेंट होगी किसी भी सोल्यूट के लिए। तो लिहाजा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की डेफिनेशन लिखना और ये डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का फार्मूला लिखना, तो ये कंप्लीट जो है शॉर्ट क्वेश्चन होगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल हम देखते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के हवाले से। मोस्ट कॉमन हमारे लैब के अंदर जो सेपरेशन की जा रही हैं, ईथर एक्सट्रैक्शन। ईथर क्यों कहा जा रहा है इसमें जो सेकंड लिक्विड ऐड किया जाएगा सोल्यूशन के अंदर, वो मोस्टली ईथर यूज़ किया जाए, तो इसलिए उसका नाम रख दिया गया ईथर एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल कि कोई ऑर्गेनिक सिंथेसिस की है, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया लैब में, बेंजोइक एसिड, उसमें कुछ वाटर भी है और बेंजोइक एसिड भी है। तो अब हमने बेंजोइक एसिड को सेपरेट करना है, ठीक है। टिपिकल ऑर्गेनिक एक्वस सॉल्यूशंस कंटेनिंग द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज शेकन वेल विद द ईथर। तो हम क्या करेंगे, उस सारे के सारे सॉल्यूशन को जिसमें आपका रिक्वायर्ड बेंजोइक एसिड मिक्स हुआ हुआ है और वाटर भी है, उसे हम इसके अंदर उंडेल देंगे यहाँ पे सेपरेटिंग फनल में, और फिर उसमें कुछ अमाउंट में क्या डाल दिया जाएगा, ईथर इन सेपरेटिंग फनल एंड अलाउ टू सेपरेट, ठीक है। अब इसको सेपरेट करने के लिए तो इसके जो कॉक्स हैं, इसके जो ओपनिंग्स हैं, उसको क्लोज करके हम लोग जो है शेक करेंगे। उसके शेक करने की वजह से जो बेंजोइक एसिड है वो इन दो लेयर, जैसे ये दो लेयर्स नज़र आ रही हैं, एक डल सी है और एक क्लियर सी है, इसमें ईथर डालने से तो क्या होगा कि क्योंकि बेंजोइक एसिड ईथर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ईथर में ज़्यादा सॉल्युबल है, इसलिए वो ईथर लेयर के अंदर एक्वस को छोड़ के ईथर में डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। जब वो डिज़ोल्व एक्वस लेयर को छोड़ता जाएगा और ईथर की लेयर में डिज़ोल्व होता चला जाएगा, और शेक करने से ज़रा मज़ीद सेपरेशन हो जाती है उसकी, ठीक है। तो लिहाजा ईथर लेयर इज़ सेपरेटेड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द ईथर। तो वॉल्व नीचे से खोलेंगे तो एक ईथर वाली लेयर जो नीचे वाली है वो सेपरेट होकर नीचे आ जाएगी, उसके अंदर से ईथर इवेपोरेट कर लें और बाकी बॉटम में आपके पास बेंजोइक एसिड रह जाएगा और यूँ सेपरेट। तो ये एक बड़ी कॉमन सी एक एग्जांपल है ईथर एक्सट्रैक्शन। ईथर को क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इसमें इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम है, ठीक है। इट्स वेरी वोलेटाइल कंपाउंड, वोलेटाइल लिक्विड है, पेट्रोलियम से भी ज़्यादा वोलेटाइल है, इसलिए क्योंकि जब इसके अंदर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को इसमें यानी सेपरेट करेंगे ईथर के साथ, तो ईथर को आप ओपन यूर लैब के अंदर जो है वो ओपन रख देंगे तो ईथर ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में वेपरेट हो जाएगा, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें मिक्स होकर सेपरेट किया हुआ था आपने, वो उसके बॉटम के अंदर रह जाएगा। तो इस तरीके से आप ईथर यूज़ करेंगे। दूसरा एक यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर एक बड़ी टेक्निकल और बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, रिपीटिंग एक्सट्रैक्शन यूजुअली स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी ईथर आर मोर एफिशिएंट देन यूजिंग सिंगल बट लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने ईथर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और ईथर आपके पास 10 ml है, तो 10 ml ईथर डाल के और जो आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है उसको भी सारे का सारा उंडेल दिया, और 10 ml का 10 ml ईथर भी उंडेल दिया। तो जब आप उसमें शेक करके सेपरेट करेंगे बेंजोइक एसिड को, अपने कंपाउंड को, तो एक क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो किया जा रहा है, तो इसमें सोल्यूट अपनी कांस्टेंट रेशो के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसलिए अगर आपने 10 ml सोल्यूशन डाल दिया, ईथर डाल दिया सारे का सारा एक ही दफ़ा से, तो जितने मालिक्यूल सेपरेट होने थे वो सेपरेट एक ही दफ़ा में हो जाएंगे, तो आप उसको सेपरेट करेंगे तो सारे का सारा आपका ईथर यूटिलाइज हो गया, 10 ml का 10 ml। लेकिन इसकी जगह रिपीटिंग एक्सट्रैक्शन का मतलब ये है कि हम 10 ml की जगह उसको दो हिस्सों में तकसीम कर लें। पहले 5 ml ईथर उंडेलेंगे, उसको शेक करेंगे और देखेंगे कि 50% जो है आपका जो बेंजोइक एसिड है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। उसको सेपरेट किया, दोबारा से जो है वो जो सेपरेट किए हुए सोल्यूशन को आप दोबारा उंडेल दें। उंडेलने के बाद बकिया बचा हुआ जो 50% जो आपने 5 ml जो ईथर था वो दोबारा सेकंड टाइम जो न्यू ईथर उंडेलेंगे उसमें फिर
उतनी अमाउंट के अंदर मालिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे। लिहाजा रिपीटिंग थोड़ा थोड़ा सॉल्वेंट यूज़ करके हम लोग बार बार एक्सट्रैक्शन करेंगे तो दैट इज़ मोर एफिशिएंट। इससे ज़्यादा परसेंटेज में मालिक्यूल जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू अ सिंगल वन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसलिए इसको आपने देखना है। यहाँ पे लास्ट पे लिखा हुआ MCQs भी है। दैट टेक्निक इज़ वेरी पर्टिकुलर यूज फॉर वोलेटाइल एंड थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड जो होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए ईथर एक्सट्रैक्शन का या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है जी, आयोडीन एक्सट्रैक्शन एक सेकंड एग्जांपल्स है कि मोस्टली आयोडीन को सेपरेट करना हो और आयोडीन का एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं हम लोग। तो एक्वा सोल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले दैट इज़ मॉलिक्यूलर आयोडीन, और ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर सॉलिड है और ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती डायरेक्टली, इसलिए उसको डिज़ोल्व करने के लिए पहले CCl4 के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है ये, ठीक है। अब पानी में क्योंकि एक्वा सोल्यूशन में जब इसको डिज़ोल्व करेंगे ट्राईआयोडाइड फॉर्म के अंदर ये वाटर में डिसॉल्वेबल है, तो वो कैसे किया जाएगा कि आयोडीन को हम लोग पोटाशियम आयोडाइड के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है, और फिर उसको आयोडीन रिएक्ट विद आयोडाइड टू प्रोड्यूस ट्राईआयोडाइड। ये ट्राईआयोडाइड जब पानी के अंदर और पोटाशियम आयोडाइड की मौजूदगी में बनता है कंपाउंड, और उसका कुछ ये ब्राउनिश डार्क ब्राउनिश कलर जो है वो क्रिएट हो जाता है, येलोइश कलर का सोल्यूशन बनता है। ये एक ट्राईआयोडाइड की फॉर्म के अंदर आयोडीन डिज़ोल्व हुई है इस वक्त, ठीक है। एट दिस पॉइंट द रेट एट विच द आयोडीन पासिस फ्रॉम CCl4 टू वाटर इक्वल टू रेट एट विच इट पासिस फ्रॉम द, ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। अब इस सोल्यूशन को हम लोग एक्सट्रैक्ट करना है आयोडीन को प्योर आयोडीन फॉर्म के अंदर, तो इसी सोल्यूशन को हम लोग फिर नेक्स्ट जो है वो सेपरेटिंग फनल के अंदर उंडेल दिया। यहाँ पे जब इसके अंदर उंडेल दिया और फिर इसमें अंदर जो हमने मोर सूटेबल सॉल्वेंट, पानी में हल हुआ आयोडीन है ये ब्राउन कलर का, इसमें हम लोग सॉल्वेंट जो मोर्स फेवरेबल जिसके अंदर आयोडीन ज़्यादा फेवरेबली हल हो सकती है वो CCl4 है, वो उंडेल देंगे। CCl4 कलरलेस होता है वाटर की तरह, वोलेटाइल भी है, इसके अंदर उंडेल लिया। अब इसको वेल शेक करना शुरू करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के तहत आयोडीन एक्वस लेयर ऊपर वाली एक्वस लेयर है, नीचे वाली ऑर्गेनिक लेयर है, तो एक्वस लेयर से आयोडीन अब आहिस्ता आहिस्ता CCl4 के अंदर डिज़ोल्व होती चली जाएगी, क्योंकि CCl4 में आयोडीन ज़्यादा प्रेफरेबली सॉल्युबल है, इसलिए इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता लाइट पिंक हो गया, कलरलेस से क्या हो गया लाइट पिंक, और आयोडीन का जो डार्क ब्राउन कलर था वो आहिस्ता आहिस्ता डल होता चला जाएगा। मज़ीद इसको शेक करेंगे तो ये मज़ीद जो है आप देखें इसका कलर ब्राउन कलर लाइट होता जा रहा है और पिंक कलर डार्क होता जा रहा है। इट्स मीन दैट कि ग्रेजुअली शेक करने से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के तहत ये सेपरेशन जो है वो सारे का सारा मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन आर इन द डिज़ोल्व इन CCl4। लिहाजा इसका जब ये टोटली इस तरह हो जाए तो इसको वॉल्व खोलेंगे, पिंक कलर वाले सोल्यूशन को नीचे उतार लेंगे जो कि आपके पास प्योर आयोडीन है, और डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट फाइंड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू आयोडीन इन CCl4 डिवाइडेड बाय आयोडाइड इन एक्वस लेयर। उसकी कंसनट्रेशन को मेजर करेंगे तो आपके पास इस आयोडीन एक्सट्रैक्शन का K की वैल्यू यानी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। तो ये था आज का सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जो शॉर्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड मेंशन कर दिए मैंने यहाँ पे। अमोनियम क्लोराइड NaCl को कैसे प्योरीफाई करेगा, तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। और ये सब्लिमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की स्टेटमेंट आप लोग लिखेंगे, यहाँ पे बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ये आयोडीन इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। तो इसका आयोडीन सॉल्युबल वाटर में इसलिए नहीं है, इनसॉल्युबल इसलिए है क्योंकि आयोडीन एक नॉन पोलर है और वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, और आयोडीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। लिहाजा इसके अंदर तो सॉल्युबल वाटर में डायरेक्ट हल नहीं होगा, इसलिए हल करने के लिए इसको पोटेशियम आयोडाइड इज़ आयनिक कंपाउंड और ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है, इसकी मदद से फिर हम आयोडीन को सॉल्व करते हैं। तो ये पीछे स्लाइड के अंदर जो पोर्शन लिखा हुआ है ट्राईआयोडाइड की इक्वेशंस, तो वो पोर्शन हम इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। रिपीटिंग एक्सट्रैक्शन के हवाले से ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज का है, इन क्वेश्चंस को हमने ज़रूर देखना है, ठीक है। तो बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।